रचता है वह है क्रांति की भावना। यानी प्रगतिवादी कवि क्रांति की भावना को अपनी कविता में स्थान देता है। इसका कारण यह है कि प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद के सिद्धांतों पर आधारित कविता है और कार्ल मार्क्स का सिद्धांत ये कहता है कि समाज में तभी आदर्श स्थिति आ सकती है या समानता की भावना होती है जब मजदूर क्रांति करें और सारी शक्तियाँ श्रम के करने वाले व्यक्ति के पास हो। यानी किसान और मजदूरों के हाथ में जब परिवर्तनकारी शक्ति आ जाती है तो यही क्रांति होती है। इसी कारण है प्रगतिवादी कवियों ने क्रांति की कामना की है। चूँकि प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद के सिद्धांतों के अनुरूप साम्यवादी व्यवस्था हेतु क्रांति की कामना करता है। साम्यवादी व्यवस्था में किसान और मजदूरों के हाथ में सत्ता होती और समानता मूलक समाज होती। इस हेतु वह समाज में आमूल चूल परिवर्तन की घोषणा करता है। इस धारा के कवियों ने मूल कामना समाज की असमानता को दूर करके समानता मूलक समाज बनाना है। यानी कवि यह चाहता है कि समाज में फैली हुई असमानता दूर हो जाए और किसान और मजदूरों का जो शोषण हो रहा है वो खत्म हो जाए। और ये तभी हो सकता है जब किसान और मजदूरों के हाथ में शक्ति आ जाए, परिवर्तनकारी शक्ति आ जाए, और इसीलिए वो क्रांति की कामना करता है। यही कारण है कि प्रगतिवादी कविता में सम्मिलित कवि स्पष्ट रूप से क्रांति की घोषणा करता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की महत्वपूर्ण कविता है विप्लव गान, और इसमें वह स्पष्ट कहते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। यानी कवि की कामना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ये कामना करते हैं कि पूरे समाज में हर दिशा से परिवर्तन की धारा आए और परिवर्तन की धारा आकर किसान और मजदूरों के हाथ में शक्ति दे दे और समाज में एक समानता मूलक समाज की स्थापना हो जाए। इस प्रकार प्रगतिवादी कविता क्रांति की भावना को महत्व देता है। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि जो प्रगतिवाद की क्रांति बोध है वह अनेक स्तरों पर है। यानी प्रगतिवादी कवि आर्थिक क्रांति भी चाहता है, प्रगतिवादी कवि राजनीतिक क्रांति भी चाहता है, प्रगतिवादी कवि सामाजिक क्रांति भी चाहता है और प्रगतिवादी कवि धार्मिक क्रांति भी चाहता है। इस प्रकार आर्थिक क्रांति से तात्पर्य है कि कवि यह चाहता है कि श्रम करने वाले व्यक्ति को अपना उसका उचित मूल्य मिले। यानी श्रम करने वाला व्यक्ति को जब उचित मूल्य नहीं मिलता तो यह शोषण की निशानी है। प्रायः ये होता है कि किसान या मजदूर जो श्रम करता है उसका वास्तविक मूल्य नहीं मिलता, क्योंकि पूंजीपति या बिचौलिया उसके श्रम को अपने पास खरीद कर फिर दूसरों को बेच देता है। इस प्रकार वो बिचौलिया के माध्यम से वो धन संग्रह करता है, और यह जो धन संग्रह करता है बिना श्रम किए हुए धन जो संग्रह करता है यही अधिशेष होता है, और यह अधिशेष समाज में असमानता उत्पन्न करता है। यानी एक व्यक्ति जो श्रम करता है उसे एक राशि मिलती है और एक व्यक्ति बिना श्रम किए कुछ धन कमा लेता है। इससे क्या होता है कि श्रम का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता। प्रगतिवादी कवियों ने इसका विरोध किया और इसलिए ऐसे आर्थिक क्रांति की कामना की जिसमें सिर्फ श्रम करने वाले व्यक्ति को ही उसके मूल्य मिले और जो श्रम नहीं करता है उसे अनावश्यक रूप से धन संग्रह करने का मौका ना मिले। इसलिए कवि एक प्रकार से यह चाहता है कि अमीर और गरीब का जो भेद है वह खत्म हो और श्रम का मूल्य, उचित मूल्य सब मिले। यह प्रगतिवाद की आर्थिक क्रांति है। एक अन्य अर्थ में प्रगतिवादी कवि राजनीतिक क्रांति की बात करता है और उसका ये कहना है कि राजनीतिक रूप से सुदृढ़ता तभी आ सकती है जब किसान और मजदूरों के हाथ में शक्ति हो। यानी कवि ये कहना चाहता है कि किसान और मजदूरों के हाथ में शक्ति आने से समाज समानता मूलक हो जाएगा। दूसरे अर्थ में समाज की क्रांति तभी एक बराबर हो सकती है जब प्रगतिवादी कवियों के अनुसार से जब सामाजिक भेदभाव की समाप्ति हो जाए। इसी प्रकार धार्मिक स्तर पर भी वह चाहता है कि धार्मिक भेदभाव की समाप्ति हो जाए।
इस प्रकार प्रगतिवादी का क्रांतिबोध आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कई रूपों में विभक्त है। धार्मिक क्रांति से मतलब है धार्मिक भेदभाव से मुक्ति, राजनीतिक क्रांति से मतलब है साम्यवादी सरकार की स्थापना, सामाजिक क्रांति से मतलब है जाति और लिंग के भेदभाव से मुक्ति। और इस प्रकार एक प्रगतिवादी कवि अनेक स्तरों पर क्रांति की बात करता है। एक अन्य विशेषता है वह है अंधविश्वास का विरोध। प्रगतिवादी कवि अंधविश्वास, पुनर्जन्म, ईश्वर, परलोक आदि का विरोध करता है। वह आस्था के स्थान पर तर्क वितर्क और बौद्धिकता को स्वीकार करता है। कवि मानता है कि शोषक वर्ग धार्मिक छलावा में लाकर शोषित वर्ग किसान, मजदूर, कारीगर का शोषण करता है। और यही कारण है कि सुमित्रानंद पंत की कविता ताज इसी अंधविश्वास का विरोध करती है। और वह स्पष्ट कहते हैं कि रे मृत्यु का पार्थिव पूजन, मानवता ऐसी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। यहाँ स्पष्ट है कि सुमित्रानंद पंत एक स्मारक को या एक पुनर्जन्म या ईश्वर परलोक के प्रतीक को या अंधविश्वास को नकारते हैं और स्पष्ट रूप से अपने वास्तविक समाज की बात करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रगतिवादी कवि अंधविश्वास का विरोध करता है, पुनर्जन्म का विरोध करता है, ईश्वर का विरोध करता है और परलोक आदि का विरोध करता है, क्योंकि वो मानता है कि इन्हीं हथियारों के माध्यम से समाज में शोषणकारी शक्तियाँ शोषितों का शोषण करती हैं। कुछ अन्य विशेषताओं के रूप में देखें तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता है, अंधे मूढ़ विचारों की वह अचल शिक्षा विचलित हो जाए और दूसरी ओर कपा देने वाली गर्जन उठता है। यहाँ पर कवि क्रांति की स्पष्ट चेतना करता है, प्रस्तुत करता है, जिसमें वह सारे रूढ़िगत विचारों और सारे अंधविश्वासों को वो एक तरफ हटाने की बात करता है। जो अचल शिला के रूप में जो रूढ़ विचार हैं उनको भी विचलित करने की बात करता है और उनके गर्जना से उन्हें नष्ट करने की बात करता है। इसी प्रकार नागार्जुन भी जब स्पष्ट कहते हैं कि रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। यानी रोजी रोटी और हक की बात करने वाला कवि वास्तव में वो मानता है यह प्रगतिवादी कवि ही हो सकता है या कम्युनिस्ट कवि ही हो सकता है। और यही कारण है कि नागार्जुन स्पष्ट रूप में कहते हैं कि जो मूल बिंदुओं पर बात करेगा वह कवि प्रगतिवादी होगा या वास्तविक समस्याओं को उद्घाटित करने वाला। इसी प्रकार मुक्तिबोध भी कहते हैं, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। यानी कवि यह स्पष्ट रूप से चुनौती स्वीकार करता है कि क्रांति करने के लिए जो स्थापित है, जो अस्थायी स्थितिवादी शक्तियां हैं, जो अब तक निरंतर बनी हुई स्थितियां हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा और उस तोड़ने के लिए अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, यानी चुनौतियां स्वीकार करनी होगी। इस प्रकार प्रगतिवादी कवि क्रांति के लिए किसी भी तरह के समझौता नहीं करना चाहता, चाहे वो किसी प्रकार की रूढ़ी हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो या राजनीतिक व्यवस्था हो। वो आमूल चूल परिवर्तन करके समाज में एक समान व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, यानी साम्य मूलक या समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रगतिवादी कविता क्रांति की भावना और अंधविश्वास का विरोध करके हिंदी साहित्य में एक नई धारा के रूप में अपनी पहचान बनाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रगतिवादी धारा की मुख्य विशेषता है क्रांति की भावना और अंधविश्वास का विरोध। अगले व्याख्यान में कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।